साल 1984 भारत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जो खून, आग और धोखे की स्याही से लिखा गया है। सोचिए, एक तरफ देश की एकता और अखंडता खतरे में थी, दूसरी तरफ सिखों का सबसे पवित्र स्थान स्वर्ण मंदिर, जिस पर तोपें गरज रही थी। गोलियों की बौछार, तड़तड़ाहट से आसमान गूंज रहा था। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह आस्था का टूटना था, राजनीति का सबसे बड़ा खूनी खेल था और एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसने पहले धर्म का चोला ओढ़ा, फिर नेता बना और देखते देखते देश की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। कौन था वो शख्स जिसने कहा हिंदू पंजाब छोड़ दे? कौन था वो जिसकी मौजूदगी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नींदें उड़ा दी थी? कौन था वो जिसकी मौत ने पूरे मुल्क की राजनीति की धारा बदल दी थी? जी हाँ, उस शख्स का नाम है जरनैल सिंह भिंडरावाले और हम बात कर रहे हैं उसी खूनी ऑपरेशन की जिसे दुनिया ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानती है। आज हम आपको उस दौर की अंधेरी गलियों में ले चलेंगे जहां हर कदम पर खून था, साजिश और सत्ता मोह का गहरा साया था। 70 के दशक का अंत, पंजाब की धरती पर एक ऐसा बीज बोया गया जो कुछ ही सालों में एक विशालकाय जहरीला पेड़ बन गया। उसकी छाया इतनी गहरी और काली थी कि उसने न केवल पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया। साल 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और सत्ता पर अकाली दल का कब्जा हो गया। अकाली दल एक सिख समर्थक संगठन था। इंदिरा गांधी ने पंजाब में संत जैल सिंह पर भरोसा जताया। संत जैल सिंह पंजाब के करिश्माई नेता थे जो आम जनता में लोकप्रियता रखते थे। साथ ही इंदिरा गांधी को पंजाब में अपने पैर जमाने के लिए एक नए चेहरे की तलाश भी थी, जिससे कि पंजाब में सिखों को दो गुटों में अलग अलग किया जा सके। ऐसे में उनका मोहरा बना जरनैल सिंह भिंडरावाले, दमदमी टकसाल का मुखिया, जिसे शुरुआत में सिर्फ धर्म प्रचारक समझा गया, लेकिन धीरे धीरे वही पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा मोहरा बन गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या भिंडरावाले सिर्फ एक मोहरा थे या वो एक ऐसी चिंगारी थे जिसे जलाने वालों ने खुद अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उसकी लपटें पूरे मुल्क को झुलसा देंगी। लेकिन कांग्रेस की पंजाब नीति के तहत संत जैल सिंह और इंदिरा गांधी ने स्थानीय धार्मिक राजनीति संतुलन साधने के लिए संत जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे नेताओं को परोक्ष समर्थन दिया। भिंडरावाले को शुरू में अकाली दल को कमजोर करने के लिए बढ़ावा दिया गया था, लेकिन देखते ही देखते वे एक मजबूत अलगाववादी नेता बन गए, जिनका असर पंजाब ही नहीं पूरे देश में महसूस हुआ। इसी राजनीति से जन्मा दौर 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन, सन 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और अंततः इंदिरा गांधी की हत्या तक पहुंच गया। यानी 1977 की हार के बाद कांग्रेस ने जिस चेहरे को आगे किया, उसने पार्टी को तुरंत संभाला तो सही, लेकिन उसी राजनीति से अगले 7 सालों में पंजाब और पूरे भारत में गहरी अशांति फैल गई। ये वो दौर था जब पंजाब में हिंसा का दौर बढ़ने लगा। शक की सुई भिंडरावाले पर घूमती, गिरफ्तारी भी होती, लेकिन सबूतों के अभाव में रिहाई मिल जाती और यहीं से उसकी ताकत और बढ़ती चली गई, जैसे आग में घी पड़ रहा हो। 1980 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अब तक अलगाववाद चरम पर था। 1982 में संत जैल सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया। अब कांग्रेस की पंजाब नीति का नियंत्रण पूरी तरह इंदिरा गांधी के पास आ गया था। लेकिन असली मोड़ आया 1983 में। 15 दिसंबर भिंडरावाले अपने हथियारों से लैस साथियों के साथ अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर में घुसता है और कब्जा कर लेता है अकाल तख्त पर। दोस्तों, अकाल तख्त का मतलब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि सिख आस्था की वो सर्वोच्च गद्दी है जहां से पूरे समुदाय के लिए हुक्मनामे लिखे जाते हैं। लेकिन अब वहां से निकलने लगे गोलियों और बारूद के आदेश। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, लेकिन अमृतसर के बीचों बीच कोई और खुलकर कह रहा है हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। क्या ये सिर्फ विद्रोह था या देश के खिलाफ एक खुली बगावत? 5 अक्टूबर 1983 जालंधर जाने वाली एक बस को रोका जाता है। उसमें से यात्रियों को उनके धर्म के आधार पर चुना जाता है और हिंदुओं को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। पंजाब खून से लाल हो चुका था। इंदिरा गांधी ने राज्य सरकार बर्खास्त कर दी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया, मगर हालात फिर भी सुधरे नहीं, बल्कि और ज्यादा बदतर से बदतर होते चले गए। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर को अपना गढ़ बना लिया और यहाँ से खुलेआम एक अलग राष्ट्र खालिस्तान की मांग की। अकाल तख्त पर कब्जा किए लगभग 6 महीने हो चुके थे। भिंडरावाले का अलगाववादी रवैया पूरे देश को अपनी चपेट में ले रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसका इतिहास काली स्याही से लिखा जाने वाला था। जी हाँ दोस्तों, भिंडरावाले और उनके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से खदेड़ने के लिए 1 जून 1984 पंजाब को सेना को सौंप दिया जाता है। इसके लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसे नाम दिया जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार।
इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। सेना की 9वीं डिवीजन स्वर्ण मंदिर तक पहुंच चुकी थी। 3 जून को अमृतसर के पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। सीमाएं सील कर दी गयी। पूरे शहर पर कर्फ्यू लगा दिया गया, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। पाकिस्तान से लगती सीमा को भी सील कर दिया गया। परिसर में छुपे भिंडरावाले और उसके साथियों के पास गोला बारूद और हथियारों का अंदाजा लगाने के लिए 4 जून को सेना ने फायरिंग शुरू की। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार के अनुसार अंदर से भारी मात्रा में हथियार होने का अंदेशा हुआ। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। 5 जून को 7 बजे सिर्फ 129 ही लोग बाहर आ पाए। बाहर आए लोगों ने बताया कि भिंडरावाले के लोग बाहर आने से रोक रहे हैं। 5 जून शाम 7 बजे फौज स्वर्ण मंदिर में दाखिल होती है। रात भर गोलियों की बरसात, हर तरफ से आती धमाकों की आवाजें। सुबह 6 जून अकाल तख्त की पवित्र दीवारें टैंकों से दागी जाने लगती हैं। बहुमूल्य ग्रंथ, सदियों पुरानी पांडुलिपियां, पुस्तकालय सब आग की लपेटों में धधकने लगते हैं। हरमंदिर साहिब भी गोलियों की चपेट में आ जाता है। पूरा अमृतसर सिर्फ गोलियों और धमाकों की आवाज से गूंज रहा था, जैसे आसमान ही फट पड़ा हो। और फिर देर रात सेना को मिला भिंडरावाले का शव। यह सिर्फ एक तलाश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे दौर का अंत था जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। 7 जून की सुबह ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन क्या वाकई सब खत्म हो गया था या असली आग तो अब जलनी शुरू हुई थी? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब और दिल्ली की राजनीति खून के रंग में रंग गई थी। अकाल तख्त और स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर दागे गए गोले हर एक सिख की धार्मिक भावना को चोट पहुंचा रहा था। सिख समुदाय के जख्म इतने गहरे थे कि उन्हें भरने में दशकों लग गए। ये एक ऐसा जख्म था जो अब सिख समुदाय के लिए नासूर बन चुका था। 30 अक्टूबर 1984 उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इंदिरा गांधी ने आने वाले चुनाव के प्रचार के लिए पहुंची। जहां उन्होंने भाषण के दौरान जो कहा, उससे एक बात तो साफ थी, उन्हें अपने ऊपर होने वाले हमले का अंदेशा हो चुका था। उन्होंने कहा था, आज मैं जिंदा हूँ, शायद कल ना रहूं। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने एक लंबी जिंदगी जी है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में बिताई है। अपनी आखिरी सांस तक मैं सेवा करती रहूंगी। मेरे खून की हर एक बूंद भारत की एकता को मजबूत बनाएगी। 31 अक्टूबर 1984 जब इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों से छलनी कर दिया। दोनों ने कुल 33 राउंड फायर किए, जिसमें 30 इंदिरा गांधी को लगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली और उत्तर भारत में रहा। हजारों सिखों की हत्या हुई और कई गुरुद्वारे, दुकान और मकानों को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। हजारों सिख बेघर हो गए और शिविरों में शरण लेने को मजबूर हो गए। इसके अलावा महिलाओं के साथ बलात्कार और हिंसक गतिविधियों के मामले भी दर्ज किए गए। इस पूरी घटना में धर्मनिरपेक्ष भारत की छवि को बुरी तरह मैला कर दिया। कुछ प्रत्यक्षदर्शी और रिपोर्ट के अनुसार सिख विरोधी दंगे भड़काने में कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी मुख्य भूमिका रही। प्रशासन और अधिकारियों पर भी आरोप लगे कि उन्होंने हिंसा को रोकने के बजाय बढ़ने दिया। सोचिए, एक चेहरा भिंडरावाले, एक जगह स्वर्ण मंदिर और एक फैसला ऑपरेशन ब्लू स्टार। इन तीनों ने मिलकर हिंदुस्तान की राजनीति की धारा हमेशा के लिए बदल दी। आज भारत की तस्वीर बदल चुकी है, मगर अतीत के कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। क्या भिंडरावाले को सच में बनाया गया था, या वो खुद ही इतना बड़ा बन बैठा था कि उसे बनाने वालों की पकड़ से बाहर हो गया? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार देश की मजबूरी था, या एक ऐसी भूल जिसकी कीमत आज भी समाज चुका रहा है? ये सस्पेंस आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और ये इतिहास हमें बार बार यही याद दिलाता है कि राजनीति जब धर्म से टकराती है तो नतीजा हमेशा खून होता है। आपकी ऑपरेशन ब्लू स्टार के विषय में क्या राय है, क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।